मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। तो बच्चों, जिसमें आज का पाठ हमारा है विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियां, यानी विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियां अर्थात पोस्ट वर्ल्ड वार पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। पोस्ट वर्ल्ड वार पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो बच्चों, मैं VTC टीचर CS पटेल, और बच्चों ये है आपकी इतिहास और राजनीति शास्त्र की पाठ्यपुस्तक, जिसमें से आज पढ़ने वाले हैं राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। और आपका आज का पाठ है बच्चों विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियां यानी पोस्ट वर्ल्ड वार पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। आइए बच्चों शुरू करते हैं। लेट्स रिवाइज। चलिए थोड़ा पुनरावर्तन कर लेते हैं। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में स्थानीय शासन संस्था, भारतीय संविधान, अपने देश की शासन प्रणाली का अध्ययन हमने किया था। ये स्थानीय शासन संस्था, भारतीय संविधान तथा देश की शासन प्रणाली का अध्ययन हमने किया था। बच्चों, इस कक्षा में यानी यहाँ इस साल हम लोग भारत के विश्व से होने वाले संबंध देखने वाले हैं। भारत के जो विश्व से संबंध हैं उसके संदर्भ, भिन्न भिन्न देशों से जो भारत के संबंध हैं उसके संदर्भ में इस साल पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हम सभी अलग अलग कारणों से सुविधाओं के लिए समाज के व्यक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनों पर निर्भर होते हैं। बच्चों, हमारा सामाजिक जीवन एक दूसरे पर निर्भर होता है तथा एक दूसरे का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि चित्र में, इमेज में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से समाज में जो सहभागिता की बात कहें, एक दूसरे के सहयोग की बात करें, तो ये उसमें जो निरंतर आदान प्रदान चलता रहता है और इस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार होते रहते हैं। इसी तरह से बच्चों, अगर देश स्तर की बात करें तो देश स्तर पर भी इसी तरह का व्यवहार होता रहता है। और अगर आगे चल कर के इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें बच्चों, ये राष्ट्र का, एक देश का दूसरे देश के साथ जो इस तरह के संबंध होते हैं बच्चों, उसे इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये जो स्वतंत्र देश एक दूसरे के साथ अनुबंध भी करते हैं तथा सभी स्वतंत्र तथा प्रभुत्व संपन्न देशों से मिलकर के एक व्यवस्था जो तैयार होती है उसे ही कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। आइए बच्चों, इस कड़ी में और हम समझने का प्रयास करते हैं परस्परावलंबन यानी इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, ये समझने का प्रयास करें। विश्व के सभी देश किसी न किसी कारणों से एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं। सबको जरूरतें पड़ती हैं, किसी को क्या तो किसी को क्या। इसके लिए जरूरत पड़ती है बच्चों किस चीज़ की? यस, अगर सहयोग की बात करें, मेल जोल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें, तो ये देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है कोई भी, चाहे राष्ट्र छोटा हो या बड़ा हो, विकसित हो या अविकसित हो, यस, तो एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है। और बच्चों, यही व्यवस्था, ये जो परस्परावलंबन कहते हैं, जिसे इंटरडिपेंडेंस कहते हैं बच्चों, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अर्थात आज की जो वैश्विक व्यवस्था की हम बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बच्चों, विदेश नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो प्रत्येक राष्ट्र अपने अंतर्गत व्यवहार के लिए तथा अन्य राष्ट्रों से कैसे व्यवहार करें,
इस विषय में नीति निर्धारित करता है। तो हर एक देश की अपनी क्या होती है बच्चों, एक फॉरेन पॉलिसी होती है, एक विदेशी नीति जिसे कहते हैं, एक विदेशी नीति होती है। यस, तो विदेशी जो विदेश नीति होती है उसी के द्वारा जो दूसरे राष्ट्रों से संबंध रखा जाता है, इसे ही कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसी। तो इस तरह से प्रत्येक देश की अपनी विदेश नीति होती है। तो बच्चों, भारत की जो विदेश नीति है वो तो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम तो बच्चों आइए कृति की हम बात करते हैं, करके देखिए। तो बच्चों एक कृति है, एक माह के समाचार पत्र संकलित कर उनमें विदेश से संबंधित समाचारों का संकलन कीजिए। तो बच्चों दाहिनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर समाचार पत्रों की बात करें, राइट, तो समाचार पत्र इस तरह से जो भी आपको पसंद है या जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या पसंद करते हैं, कोई भी जिस भाषा का आप पसंद करते हैं वो लीजिए और एक माह के समाचार पत्र को संकलित कीजिए और उस पे विदेश से संबंधित जो समाचार हैं उसका संकलन कीजिए, यानी इकट्ठा कीजिए। तो चलिए बच्चों, ये कृति आपको करके देखनी है, विदेश से संबंधित ध्यान रखना है। यस बच्चों, चलिए इसी संदर्भ में और आगे हम बढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर उन समाचारों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनकी प्रदर्शनी आयोजित करवाएं। चलिए कृति है जो कि आपके इस बच्चों, अगर हम बात करें प्रत्यक्ष वर्ग आपका शुरू होगा, तो इस एक्टिविटी को अपने क्लास टीचर के मार्गदर्शन में ये साफ करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो करना क्या होगा, विदेश के महत्वपूर्ण पदों के व्यक्तियों द्वारा हमारे देश में दी गई भेंट। तो चलिए, ये अगर हम बात करें कि विदेश के जो महत्वपूर्ण पदों के व्यक्तियों द्वारा हमारे देश में दी गई भेंट, तो चलिए बच्चों इसकी प्रदर्शनी की बात हो रही है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर उन समाचारों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनकी प्रदर्शनी आयोजित करवाइए। यस, तो देख सकते हैं विदेश के महत्वपूर्ण पदों के व्यक्तियों द्वारा हमारे देश में दी गई भेंट, और उसके आगे है अपने देश और अन्य देशों में हुए अनुबंध। इस बच्चों हम बात करें अनुबंधों की, जो कि आप समय समय पर देखा करते हैं कि यस कि हमारे देश के साथ जो विदेशी देश हैं, कुछ दूसरे देश हैं, और समय समय पर उनके साथ अनुबंध हुआ करते हैं। अनुबंध यानी बच्चों किसी व्यावसायिक अनुबंध की बात करें या किसी प्रोजेक्ट के संदर्भ में जो भी अनुबंध हुआ करते हैं, तो ये उसके बारे में बात हो रही है। उसके आगे अगर हम देखें, यस तो हमारे देश में आयोजित कोई अंतर्राष्ट्रीय परिषद। यस बच्चों, आप को समाचार पत्रों में बराबर देखते रहना है और इस तरह की सूचना अगर समाचार पत्रों में आती है कि हमारे देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय परिषद आयोजित होने जा रही है, कब होने जा रही है, कहाँ होने जा रही है, राइट, इस तरह से जो इससे संबंधित समाचार हैं इस बच्चों, उस पर आपको अपनी नज़र रखनी है। इसके साथ ही और आगे कहा गया है पड़ोसी देशों के संदर्भ में गतिविधियाँ। ये अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें, हमारे पड़ोसी देशों की ये गतिविधियाँ किस प्रकार की हैं, पड़ोसी देशों के संदर्भ में गतिविधियाँ, इसे भी नज़र बनाए रखना है और समाचार पत्रों पर भी नज़र रखना है। उससे संबंधित अगर कोई खबरें आती हैं यानी कोई न्यूज़ है तो उसे भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, ये क्या है, ये एक्टिविटी है, ये कृति है जो कि आपको करना है। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, केवल चर्चा कर रहे हैं। आइए बच्चों, हम अगर बात करें यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं पृष्ठभूमि बैकग्राउंड की बात करें कि वर्तमान विश्व में अब तक 2 विश्व युद्ध लड़े गए हैं, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं बच्चों। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तथा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। तो बच्चों 2 विश्व युद्ध लड़े गए हैं और इसके बाद जो परिवर्तन हुए उसकी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। दूसरा वर्ल्ड वॉर आप जो देख पा रहे हैं, इसके पहले हम आगे चल करके देखेंगे। तो
अगर परिवर्तनों की बात करें तो आगे हम देखने का प्रयास करेंगे बच्चों। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें, पहला विश्व युद्ध की बात करें, तो वर्ष 1914 से 1918 के बीच में जो पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था बच्चों, इसमें अगर हम बात करें यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश, बच्चों आपको हम उसकी फुटेज दिखा रहे हैं। जो पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से 1918 के बीच में बच्चों, देखिए बिल्कुल भयानक युद्ध था। जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से जान माल का नुकसान पहुंचाने के लिए, देखिए किस तरह से जो दुश्मनी की बात करते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और ये युद्ध देखिए किस तरह से लड़ा जा रहा है। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट को आप देख पा रहे हैं, उसका फुटेज है। एक और फुटेज दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में बच्चों, बड़ी संख्या में देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सैनिकों का जो है उपयोग हुआ, देख सकते हैं बड़ी संख्या में बम, गोले, बारूद, इसका उपयोग किस तरह से हुआ। बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ये आप देख पा रहे हैं बच्चों, हम फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि इतने बड़े पैमाने पर जो युद्ध हुआ, स्वाभाविक है कि इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ा। लेकिन कुछ हम और चर्चा की अगर बात करें यहाँ पर, इस वैश्विक व्यवस्था में यूरोप का महत्वपूर्ण रोल अगर हम समझे बच्चों, तो निश्चित रूप से वैश्विक व्यवस्था में यूरोप का महत्व आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें कि किस तरह से जो अगर देशों की बात करें, जहाँ आप यूरोप जो है 1914 से 1918 के बीच में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसमें यूरोप की अगर के देशों के राष्ट्रों की सहभागिता की बात करें तो यहाँ पर मानचित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूरोप के तमाम देशों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे इसे। देखिए बच्चों, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें कि कितनी बड़ी मात्रा में जन धन की हानि हुई, वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बड़े पैमाने पर लोग जो है, बहुत बड़ी जन धन हानि यहाँ आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। यानी अर्थव्यवस्था, चूंकि जो 1914 से 1918 तक का जो पहला वर्ल्ड वार लड़ा गया था, उसमें पूरी तमाम जो देश थे वो, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, चरमरा गई थी। ऐसे में तमाम अगर घायल व्यक्तियों की बात करें, घायल सैनिकों की बात करें, तमाम जो लोग मारे गए थे, उसके बाद जो महामारी फैली थी, तमाम तरह की समस्याएं थी। इसके कारण जो है भूखमरी की स्थिति बनी हुई थी, लोग दाने दाने की मोहताज हो गए थे। ऐसी स्थिति हुई थी प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं। कुछ इमेज हम आपको दिखाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार की। देखिए किस तरह से लाशें बिछ गई थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम अगर कैजुअलिटीज़ की बात करें, यानी जो लोग मारे गए थे, तो आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है वो यहाँ पर, यानी पहले विश्व युद्ध में लोग मारे गए थे, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार की। प्रथम विश्व युद्ध में अगर सहभागी राष्ट्रों की बात करें, यानी कंट्रीज इन्वॉल्व द फर्स्ट वार की बात करें बच्चों, तो आप देखिए अगर एलाइज पावर की बात करें, मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ देखिए मध्यगत राष्ट्र यानी सेंट्रल पावर्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि अगर हम मित्र राष्ट्रों की बात करें तो मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका एक तरफ थे, जबकि दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बल्गारिया। तो बच्चों इस तरह से देखिए किस तरह से जो है, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, सहभागी राष्ट्रों की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कंट्रीज इन्वॉल्व थे इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम बात करेंगे कि युद्ध न हो, यानी आगे युद्ध न हो, इस तरह की उपाय योजना की बात चली तो सामने तैयार हुआ लीग ऑफ नेशंस। तो बच्चों इसके लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। राइट, लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो जो लीग ऑफ नेशंस की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिए बच्चों यहाँ पर जो अंतर है, हम राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं समझना है। यस, तो बच्चों
ये लीग ऑफ नेशंस हैं जिन्हें राष्ट्रसंघ भी कहते हैं, लेकिन इसकी स्थापना पहले विश्व युद्ध के बाद हुई थी, राइट। और जिस हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं उसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो बच्चों यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर हम लीग ऑफ नेशंस की बात कर रहे हैं, तो युद्ध न हो, यानी पहले विश्व युद्ध के बाद ऐसी स्थिति बनी कि आगे युद्ध नहीं होना चाहिए, इसके लिए इस लीग ऑफ नेशंस का आप लोगो देख पा रहे हैं, यस। तो इस तरह से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय समस्या हल करने का एक मंच तैयार किया गया कि अगर कोई समस्या आती है तो यहाँ पर उसे सुलझा लिया जाए और विश्व युद्ध की स्थिति न बनने देना ही ठीक है। तो इस तरह का विचार करके जो लीग ऑफ नेशंस हैं इसकी स्थापना की गई। बच्चों लीग ऑफ नेशंस तो बन गया, लेकिन आगे चल करके स्थिति क्या बनी? लीग ऑफ नेशंस के बावजूद बच्चों शांति प्रस्थापित करने के लिए इसका निर्माण तो किया गया, लेकिन आगे चल करके जो लीग ऑफ नेशंस के ही राष्ट्र थे वे राष्ट्र जो है यानी लीग ऑफ नेशंस के का कहना मानने से इनकार करने लगे। और आगे चलकर जो स्थिति बनी, जर्मनी, इटली, स्पेन आदि देशों में तो तानाशाही शासन व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। और बच्चों आगे हम समझेंगे कि यही सब कारण था जिसके कारण जो है अब प्रथम विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके दूसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनने लगी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप तथा यूरोप के बाहर जो है अनेक परिवर्तन हुए। पहला विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो यूरोप तथा यूरोप के बाहर अनेक परिवर्तन हुए। और ये जो परिवर्तन की अगर बात करें बच्चों, तो ये परिवर्तन आप समझ सकते हैं कि इसमें यूरोप के अनेक देशों की अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में आवासीय बस्तियां जो कॉलोनीज थी, वहाँ पर इन कॉलोनीज की अगर बात करें, इन आवासीय बस्तियों की बात करें, इन उपनिवेशों की बात करें जिन्हें, तो ये उपनिवेश भी अब स्वतंत्र होने की मांग करने लगे थे। यानी यहाँ भी कह सकते हैं कि इनके बीच जो है ये जो आवासीय बस्तियां थी, जो उपनिवेश थे, यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे। और इन आंदोलनों ने यूरोपीय राष्ट्रों के जो वर्चस्व के सम्मुख बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। नहीं तो बच्चों क्या था उस समय, जिसकी समय की बात हो रही है, यूरोपीय राष्ट्रों का वर्चस्व था, लेकिन अब एशिया और अफ्रीका के तमाम जो उपनिवेश थे वे भी अब स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। यानी कहने का मतलब अब यहाँ पर यूरोपीय राष्ट्रों के जो वर्चस्व के सम्मुख चुनौतियां थी वो अब बढ़ने लगी। यहाँ स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू हो गए। यानी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के हम उन आवासीय बस्तियां अर्थात उन उपनिवेशों की बात कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए राष्ट्रसंघ बना, परंतु सफल नहीं हो पाया। बच्चों हमने कहा कि जर्मनी, इटली, स्पेन आदि देशों में तानाशाही की स्थिति हुई, और तानाशाही की जब व्यवस्था शुरू हो गई तो ऐसे में जो है कि जो इनके तहत आगे जो घटनाएं की गई, और बच्चों जो घटनाएं थी धीरे धीरे वे विश्व युद्ध की ओर, द्वितीय विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। और बच्चों आगे चल करके 1939 में आखिर में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और दूसरा विश्व युद्ध कितना भयानक था बच्चों, वो आपको याद होगा कि उसी दूसरे विश्व युद्ध में बच्चों जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम तक गिरा दिए। बच्चों तो इस तरह से अब तक जो दो विश्व युद्ध हुए हैं, हमने आज पहले विश्व युद्ध की चर्चा की। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जो सैनिक सहभागी हुए थे उनकी एक इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने आज प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में चर्चा की। हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति पैदा हुई कि किस तरह से आखिर में आगे विश्व युद्ध न हो, इस तरह की परिस्थिति न पैदा हो, इसके लिए लीग ऑफ नेशंस का जो गठन किया गया कुछ सालों के बाद। आखिर में तमाम यूरोपीय देश, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे देशों ने किस तरह से इसे मानने से इनकार कर दिया, और स्थिति फिर द्वितीय विश्व की युद्ध की ओर जो है फिर पूरा विश्व बढ़ने लगा। और आखिर में 1939 आते आते दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों विचार करें और लिखें, विचार करें और लिखें। चलिए एक भी एक करते हैं।
बच्चों, जर्मनी में हिटलर की तानाशाही का उदय हुआ। इस बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हिटलर का नाम आपने सुना होगा। जब तानाशाही की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है हिटलर का। तो हिटलर जो कि जर्मनी का शासक, और जर्मनी में हिटलर की तानाशाही का उदय हुआ। तो चलिए बच्चों, इस पर विचार करना है और लिखना है। जर्मनी की लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत होती तो क्या हुआ होता। इस बच्चों याद कीजिए, अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र की, अगर जर्मनी की लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत होती तो क्या हुआ होता, इस पर भी आपको विचार करना है। चूंकि जब विश्व युद्ध की बात होती है, राइट, तो उसमें जर्मनी का बच्चों अहम रोल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जर्मनी की तानाशाही की बात आप सुन रहे हैं तो आपके अपने विचार जो है क्या है जर्मनी की तानाशाही को लेकर के, यानी हिटलर की तानाशाही को लेकर के, इस पर भी आपको अपना विचार लिखना है। और बच्चों, इसी संदर्भ में आगे आपको और विचार करना है और लिखना है कि तानाशाही शासन व्यवस्था अस्तित्व में न आए, इसलिए हमें कौन कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए। यानी जब तानाशाही की बात होती है तो अगर शासन में तानाशाही है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि जिस जो व्यवस्था है किस तरह से जिस वो प्रभाव में चलती है, जिस यानी लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चलती, जनतंत्र के हिसाब से नहीं चलती। तो अगर तानाशाही शासन व्यवस्था अस्तित्व में हो तो उसकी अगर देखा जाए तमाम जो कमियां हैं वो आप समझते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा न हो, तानाशाही शासन व्यवस्था अस्तित्व में न आए, इसलिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बच्चों, इस पर भी आपको अपना विचार लिखना है। ठीक है, तो विचार करके और लेखन कार्य करना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। आइए एक प्रश्न रखते हैं आपके सामने। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध सन रिक्त स्थान दिया हुआ है, इतने में प्रारंभ हुआ। आप याद कीजिए, आपके पास 4 विकल्प हैं, 1814, 1914, 1939 या 1945। तो बच्चों, मुझे लगता है कि विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने की बात कर रहे हैं, तो आपको याद हो गया, हमने कई बार इसकी चर्चा की, तो मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा। तो चलिए सही उत्तर मिला लीजिए। जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था वो 1914 में शुरू हुआ था। चलिए बच्चों, एक प्रश्न और देख लेते हैं। कोष्टक की मदद से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कोष्टक की मदद से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध सन टेस्ट में समाप्त हुआ। तो बच्चों, आपको ये देखना है कि पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, किस सन में समाप्त हुआ। तो आपको विकल्प मिलते हैं बच्चों, 4 विकल्प मिलते हैं। तो पहला विकल्प है, जिस बच्चों कोष्टक में दिया हुआ है, 1918। दूसरा विकल्प है 1818, तीसरा विकल्प है 1939 और चौथा विकल्प है 1945। तो बच्चों याद कीजिए कि पहला विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। जिस बच्चों याद कीजिए कि पहला विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। बच्चों, इसकी चर्चा हमने कई बार की थी, मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा। तो बच्चों, बहुत ही आसान है। तो सोचिए कि आखिर में हम बात कर रहे हैं कि पहला विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, यानी किस सन में समाप्त हुआ था। यस बच्चों, तो आपको तो याद ही होगा। यस, तो बच्चों, जैसा आपको याद होगा कि पहला विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कब समाप्त हुआ। तो स्टार्ट तो हुआ था 1914 में, लेकिन बच्चों समाप्त हुआ था 1918 में। यस बच्चों, तो आपको याद होगा बच्चों कि ये 4 वर्षों तक 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। यस, तो आपने समझ लिया। तो बच्चों, अपना उत्तर आप टैली कर लीजिए। यस, आप देख सकते हैं जो सही विकल्प है 1918, जो कि पहला ही विकल्प सही है। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध सन 1918 में समाप्त हुआ था।
तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पर लिख करके जो रिक्त स्थान दिया है इसको यहाँ पर यह विकल्प भर करके सही विकल्प, उचित विकल्प और आपको वाक्य कथन को पूरा करके फिर से लिख देना है। तो इस तरह से बच्चों प्रथम विश्व युद्ध सन 1918 में समाप्त हुआ था। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।